नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन से बाधित हो रहे रास्तों को खोलने में जुटा प्रशासन। जल निकासी वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण पर जिला स्तर के अधिकारियों को देना होगा जवाब। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, जल मार्गों के अतिक्रमण पर होगी कठोर कार्रवाई। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गोपेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल समेत कई खेलों में खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चारधाम या अन्य स्थानों की यात्रा करने वाले लोगों को खड़ी ढलानों के पास संभल कर चलने को कहा गया है। नदी नालों और निचले इलाकों के नजदीक रहने वाले लोगों और बस्तियों को भी सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। सोमवार और मंगलवार को भी देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर समेत कुछ जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है, जबकि 2 सितंबर से बारिश में हल्की कमी आएगी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा की। बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। उन्होंने फोन के माध्यम से मुख्य सचिव से वार्ता कर बरसात में क्षतिग्रस्त एवं बह चुके पुलों के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गणेश जोशी ने कहा कि अभी लगभग 166 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। लगातार बारिश होने से काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारी 166 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सबसे ज्यादा गढ़वाल में हैं और 24-25 सड़कें कुमाऊं में हैं। और मैंने अभी हमारी 132 जेसीबी वहां पर लगी हुई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, काम करना संभव नहीं है। और उसके धरामंडल के लिए मैंने कल ही चीफ सेक्रेटरी से बात की है और कल पैसा रिलीज हो जाएगा। अथवा मौसम ठीक होता है तो उनको जो है खोला जाएगा और जनता को राहत दी जाएगी। भारी बारिश से राज्य भर में जगह जगह भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो रहे हैं। सूचना मिलने पर प्रशासन लगातार बंद रास्तों को खोलने की कार्रवाई कर रहा है। नैनीताल के रानीबाग में पुल के पास लगातार बारिश से भारी मलबा सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित हो गई थी। रानीबाग से भीमताल की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। सूचना मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के जरिए मलबा हटाकर आवाजाही बहाल की गई। हालांकि सूचना मिलने तक पहाड़ी से मलबा गिरना जारी था। वहीं हल्द्वानी से टनकपुर को जोड़ने वाले मार्ग को भी हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि जहां भी भूस्खलन से बंद रास्तों की सूचना मिल रही है, वहां आवाजाही बहाली के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अभी सभी जगह स्थिति सामान्य है। आज चोर गलिया से कोलापुर का मार्ग भी खोल दिया गया है। सुबह के टाइम पे रानीबाग मार्ग में मलबा आने से रास्ता बंद अवरुद्ध हो गया था, जिसे मौके पे सफाई करके मार्ग चालू कर दिया गया। लगातार सभी जगह अलर्ट में रखा गया है टीमों को। जहां पे भी कोई सूचना प्राप्त हुई, तत्काल टीम पहुंच के वहां पे जो भी तत्कालिक कार्य किए जाने क्या करवाए जाए। जल निकासी वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण होने पर उस क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। अतिक्रमण किए गए जल मार्गों पर पानी बढ़ने की स्थिति में क्षेत्र को खाली कराया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने ऊधम सिंह नगर में आपदा की तैयारियों को लेकर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की स्थिति में राज्य सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अब अतिक्रमण के मामले में मुख्यमंत्री जी के स्तर के निर्देशों पर विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि जो जहां अतिक्रमण होगा वहां के तत्कालीन एसडीएम
और वहाँ के संबंधित अधिकारी जेईई जितने भी हैं उनको उन संबंध में दोषी माना जाएगा यदि कहीं अतिक्रमण होता है। तो एक व्यवस्था तो यह है। दूसरी बात, अतिक्रमण करने वालों पे प्रशासन अपनी सख्त कार्रवाई करेगा। तीसरी, जहां पे अतिक्रमण हो रहा है वहां पे यदि पानी का बहाव आ रहा है तो पहले अतिक्रमण उसको लोगों को हटाने का प्रयास पूरी तेजी से हो रहा है ताकि जनहानि न हो। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विनय रुहेला ने आपदा की आशंकाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली। जो बारिश का एमएम है वो भी हर जगह ज्यादा हो गया है, तो इस दृष्टिकोण से चूंकि उत्तराखंड में तो लगातार आपदा आती ही रहती है, बारिश का बहाव ज्यादा रहता है। सरकार अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आपदा प्रबंधन के स्वरूप में कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है और मैं समझता हूँ जहां आपदा आ रही है वहां पे जनजीवन बहाल हो उसके लिए त्वरित कार्य किया जा रहा है। अब अतिक्रमण के मामले में मुख्यमंत्री जी के स्तर के निर्देशों पर विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि जहां अतिक्रमण होगा वहां के तत्कालीन एसडीएम और वहां के संबंधित अधिकारी जेईई जितने भी हैं उनको उन संबंध में दोषी माना जाएगा यदि कहीं अतिक्रमण होता है। तो एक व्यवस्था तो यह है। दूसरी बात, अतिक्रमण करने वालों पे प्रशासन अपनी सख्त कार्रवाई करेगा। तीसरी, जहां पे अतिक्रमण हो रहा है वहां पे यदि पानी का बहाव आ रहा है तो पहले अतिक्रमण उसको लोगों को हटाने का प्रयास पूरी तेजी से हो रहा है ताकि जनहानि न हो। कि आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक है। उस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत कि जिले के अंतर्गत कहाँ आपदा आ सकती है, क्या क्या आपदा की व्यवस्था है, आपदा से हम किस प्रकार के राहत कार्यक्रमों के माध्यम से जन सामान्य को बहाल कर सकते हैं, इस प्रकार की अपनी आपदा की एक पूरी प्रक्रिया में हम किस प्रकार से विभिन्न राहत कार्यक्रमों को जन सामान्य तक ले जाने का योजनाबद्ध रूप से बैठने की योजना बनाने के लिए आए। जलवायु परिवर्तन पर कृषि की भूमिका व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने को लेकर जलागम विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में धान की खेती में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई। समापन सत्र में राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा ने जलागम विभाग और किसानों के बीच सामंजस्य से काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बेहतर सामंजस्य से परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचेगा। इस अवसर पर जलागम सचिव व मुख्य परियोजना निदेशक दिलीप जावलकर ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। इसे देखते हुए कृषि के तरीकों में भी बदलाव आवश्यक हो गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजनी कुमार ने धान की पारंपरिक खेती के अन्य वैकल्पिक तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार धान की सीधी बुआई व कम पानी से अधिक धान की उपज जैसी तकनीकों पर ज्यादा जोर दे रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय डाक विभाग चमोली व जिला क्रीड़ा विभाग की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आज गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में समापन हुआ। इस दौरान हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम, क्विज व शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल केंद्रीय विद्यालय व स्पोर्ट्स ट्रेनीज के बीच खेला गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय विजयी हुआ। प्रतियोगिता के विजेताओं को राजकीय कन्या हाई स्कूल नेगवाड़ की प्रधानाचार्य लता झिंकवाण व वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष अशोक रावत द्वारा पुरस्कृत किया गया। चमोली डाक मंडल के अधीक्षक टी.एस. गुसाई के मुताबिक इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का उद्देश्य कार्मिकों को ऑफिस के अतिरिक्त अन्य खेल गतिविधियों में भी शामिल करना था, ताकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रह सकें। दिवस के तहत डाक विभाग द्वारा 29 से 31 अगस्त तक विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वॉलीबॉल हो गया, कैरम हो गया, शतरंज हो गया। खेल दिवस के उसमें कि आदमी फिट रहे उसके लिए प्लेज होगी। इस टाइम में बहुत सारे कार्यक्रम हम चमोली मंडल में आयोजन कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5-6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।